आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम। कल हमने बात की थी उपागम में कि मानव भूगोल का पारिस्थितिकीय उपागम के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे स्थानिक उपागम और व्यवहार परक उपागम। स्थानिक मतलब स्पेशल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्थानिक उपागम या स्पेशल अप्रोच। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भौगोलिक अध्ययन है उसका जो मूल उद्देश्य है वो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली भिन्नता का विश्लेषण करना है। और ये विश्लेषण जो है वो सकारण करना है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जिसके कारण ये भिन्नता पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल के तथ्यों की व्याख्या में भी क्षेत्रीय उपागम का प्रमुख स्थान है। अब इसके अंतर्गत अलग अलग या विभिन्न सांस्कृतिक तथ्यों या मानव द्वारा निर्मित तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या की जाती है। और ये व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि इनकी जो स्थानिक भिन्नता है, स्पेशल डिफरेंशिएशन, और इसके जो पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हों। अब इस उपागम के द्वारा किसी एक सांस्कृतिक तत्व, जैसे मान लो हम ले लेते हैं कि कोई भी खनिज पदार्थ है, लोहा है, या कृषि, गेहूं की कृषि है, चावल की कृषि है, या गृह निर्माण है, या गांव है, नगर है, शहर है ना, या फिर ये अलग अलग तत्व हैं सांस्कृतिक तत्व या तत्व समूह हो, जैसे हमने कहा कृषि, व्यापार, खनन, उद्योग। तो इनके जो क्षेत्रीय वितरण का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। अब इसमें एक और चीज की जाती है कि इस क्षेत्रीय वितरण के प्रतिरूप में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उनके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। इस प्रकार भूतल के जो अलग अलग प्रदेश हैं या क्षेत्र हैं उनमें, उनकी जनसंख्या में, मानव के गृह निर्माण में, गांव या शहर अधिवास में, या मानव के जो व्यवसाय हैं, चाहे वो प्राथमिक व्यवसाय हों या द्वितीयक हों या तृतीयक व्यवसाय हों, इसको या सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दशाओं में जो भिन्नता पाई जाती है उनका विश्लेषण करना स्थानिक उपागम का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब पृथ्वी तल पर जो स्पेस है या क्षेत्र है वो बदलता रहता है। अब इनकी जो परिवर्ती स्वरूप है पृथ्वी तल के जो स्पेस की, क्षेत्र की, उसकी क्रमबद्ध व्याख्या करना भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। क्योंकि सभी भौगोलिक तथ्य या भौतिक तथ्य भूतल पर कहीं न कहीं स्थित होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस किस रूप में पाए जाते हैं, इसके कारण वहाँ स्थानिक वितरण के अलग अलग प्रतिरूप उत्पन्न हो जाते हैं। और इसलिए जो मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो इन अध्ययन विद्याओं में क्षेत्रीय उपागम का विशेष स्थान है। जब हम किसी तत्व के स्थानिक वितरण की बात करते हैं तो उसका अभिप्राय सामान्यतः क्षेत्रों के परिवर्ती स्वरूप से होता है, अर्थात वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ एरिया। इसमें जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं हैटनर, वो भूगोल को भूविस्तारीय विज्ञान या कोरोलॉजिकल साइंस मानते थे और वो कहते थे भूगोल भूतल पर प्रादेशिक विभिन्नताओं का विज्ञान है, अर्थात ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस ऑन द अर्थ सरफेस। इसी तरह से रिचर्ड हार्टशॉन महोदय भी, जो कि एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, वो भी मानते थे
कि भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के अध्ययन को ही भूगोल का प्रमुख विषय माना जाता है। वाइडल डी लाब्लाश वो कहते हैं भूगोल स्थानों का विज्ञान है और स्थानों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जो आधुनिक ब्रिटिश या अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं वो भी भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। अतः भूगोल की एक प्रमुख शाखा होने के कारण मानव भूगोल भी क्षेत्रीय उपागम को अधिक महत्व देता है। अब तथ्यों के जो क्षेत्रीय वितरण हैं के संबंध कई महत्वपूर्ण भौगोलिक पक्ष हैं। इसमें घनत्व है, विक्षेपण है, विक्षेपण मतलब डिस्पर्शन, और पैटर्न प्रतिरूप। अब जैसे मान लो हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र कितने व्यक्ति रहते हैं। अब किसी तथ्य के वितरण से उत्पन्न सामान्य ज्यामितीय या रैखिक व्यवस्थापन को हम प्रतिरूप कहते हैं, पैटर्न कहते हैं कि पैटर्न रैखिक भी हो सकता है या ज्यामितीय भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि जो अधिवास हैं तो अधिवासों की स्थिति या उसका वितरण प्रतिरूप देखने के लिए हम अलग अलग नामों से जानते हैं कि रैखिक प्रतिरूप है या अरीय प्रतिरूप है या वृत्ताकार प्रतिरूप है या वर्गाकार प्रतिरूप है, आयताकार प्रतिरूप है। तो ये प्रतिरूपों के उदाहरण हैं। इसी तरीके से जब हम मानव भूगोल में जनसंख्या, कृषि, उद्योग धंधे, अधिवास आदि किसी भी सांस्कृतिक तत्व के क्षेत्रीय वितरण की बात करते हैं या उसके वितरण मानचित्र को तैयार करते हैं तब उस तथ्य के संदर्भ में कई प्रकार के क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? कुछ तो बहुत अधिक विकसित होते हैं, कुछ विकासशील, और कुछ विकास की जो कड़ी है उसमें अविकसित नजर आते हैं। अब अतः जो क्षेत्रीय उपागम से अध्ययन के द्वारा क्षेत्रों के जो पद सोपान बन जाते हैं, जैसे हम कहें कि जनसंख्या का अगर हम वितरण देखें तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या या अल्प जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, या अति अल्प जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, या हम कहते हैं कि निर्जन क्षेत्र जहां जनसंख्या बहुत कम या ना के बराबर रहती हो। इसी प्रकार से जो अन्य सांस्कृतिक तत्व हैं उनके भी क्षेत्रीय वर्ग देखे जा सकते हैं। अब क्षेत्रीय उपागम के अंतर्गत दोनों ही हैं, क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि। दोनों से ही तथ्यों के वितरण का विश्लेषण किया जा सकता है। तो जैसे हम कहें कि समान लक्षण वाले क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? प्रदेश। जैसे भूतल का कोई भी क्षेत्र या इकाई जिसके अंतर्गत समान अभिलक्षण पाए जाते हैं या एक पर्टिकुलर तथ्य में, चाहे वो सांस्कृतिक तथ्य है या भौतिक तथ्य है, उसमें अगर समानता है तो वो प्रदेश कहलाता है। जैसे मान लो हम अगर भौतिक ये प्राकृतिक तथ्यों में अगर समानता है तो हम उसको कहते हैं भौतिक प्रदेश। प्राकृतिक तथ्यों में भी जैसे मान लो जलवायु के किसी तथ्य में समानता है तो उसको हम कहेंगे जलवायु प्रदेश। वनस्पति में समानता है तो कहेंगे वनस्पति प्रदेश। लेकिन सांस्कृतिक या मानवीय तथ्यों में समानता है तो उसको हम अलग अलग समानताओं के आधार पर, मान लो कृषि में समानता है तो हम गेहूं प्रदेश, अगर गेहूं ही बोया जाता है, चावल बहुल प्रदेश या चावल ही बोया जाता है, या कृषि प्रदेश अगर कृषि की
उपजों के बीच में समानता है, उद्योगों की समानता है तो औद्योगिक प्रदेश, भाषाई समानता है तो भाषाई प्रदेश। तो इस तरह से अलग अलग प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। अब किसी देश के सभी क्षेत्र एक समान भौतिक या सांस्कृतिक विशेषताओं वाले नहीं होते। अलग अलग क्षेत्रों के संसाधन और वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं में भी भिन्नताएं पाई जाती है। अर्थात भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए भिन्न भिन्न योजनाओं की आवश्यकता होती है। अतः प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य से भी क्षेत्रीय उपागम एक आवश्यक और उपयोगी विधि मानी जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरी विधि की, दूसरी अध्ययन के उपागम की। वो है व्यवहार परक उपागम या बिहेवियरल अप्रोच। अब खास तौर पर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है वो मानव भूगोल के में जो व्यवहार परक उपागम है उसका प्रयोग बढ़ता चला गया। इससे क्या हुआ कि मानव भूगोल की कुछ शाखाओं में क्रांतिकारी गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिले। मानव भूगोल के विभिन्न तथ्यों के विश्लेषण में मानव के व्यक्तिगत गुण, रुचि और आवश्यकता, इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। और ऐसा नहीं है कि जो मानव का व्यवहार है वो हर जगह एक समान हो, और वो व्यवहार हानि लाभ का जो मापदंड है हर जगह समान रूप से क्रियाशील हो। क्योंकि मानव की जो व्यक्तिगत रुचि हैं या सामाजिक आवश्यकताएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकती हैं या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती हैं। और इस प्रकार मानवीय गुणों और व्यवहार से किसी क्षेत्र का भौगोलिक प्रतिरूप उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होता है। व्यवहार परक उपागम में मानव व्यवहार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और तथ्यों के विश्लेषण में मानव के जो व्यक्तिगत आचरण है उसको प्राथमिकता दी जाती है। अब जैसे मान लो किसी प्रदेश के सांस्कृतिक गुणों को, ये सांस्कृतिक तथ्यों के भौगोलिक अध्ययन में मनुष्य के व्यक्तिगत रुचि, आवश्यकता, उसकी कार्यकुशलता, उसकी चेतना, उसकी क्षमता, इन गुणों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। और अध्ययन की इस विधा में इस तथ्य की खोज का प्रयास किया जाता है कि किसी कार्य के करने या न करने के संदर्भ में मनुष्य के निर्णय को उसका व्यक्तिगत व्यवहार किस प्रकार और किस सीमा तक प्रभावित करता है। जैसे मान लो BIT या बिरला ने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला जो कि अपने जहाँ के रहने वाले थे उनका व्यक्तिगत व्यवहार था, नहीं तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ की एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट खोला जाए। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि परिवार में कितने बच्चे हों और या दो बच्चों के बीच समय अंतराल कितना हो, इसका निर्णय मनुष्य की व्यक्तिगत सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से प्रवास या माइग्रेशन कि एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना, ये भी मनुष्य के व्यक्तिगत व्यवहार पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। समान भौगोलिक परिस्थिति होते हुए भी जहाँ एक व्यक्ति सामाजिक आर्थिक कारणों से प्रवास के लिए तत्पर होता है और स्वेच्छा से अपना स्थान छोड़ने को तैयार होता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों और धारणाओं
के प्रभाव से वो अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहता। और यही कारण है कि मानवीय तथ्यों के विश्लेषण में मनुष्य के व्यक्तिगत व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से मानव और पर्यावरण की जो अंतःक्रियाएं हैं वो सभी जगह एक जैसी नहीं होती, और मुख्य रूप से जो ये अंतर है उसके लिए उत्तरदायी जो कारक है वो है मानव व्यवहार में अंतर का होना। अब जैसे किसी प्रदेश में लंबे समय से रहते चले आ रहे मानव समुदाय की परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, सामाजिक मान्यताओं आदि का वहाँ के निवासियों के व्यवहार, चिंतन आदि के साथ ही उस प्रदेश के मानव पर्यावरण संबंधों पर भी बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। यही कारण है कि दो अलग अलग प्रदेशों में प्राकृतिक पर्यावरण एक जैसा होते हुए भी मानवीय गुण, कार्यकुशलता तथा व्यवहार की भिन्नता के कारण अलग अलग जीवन पद्धति और सांस्कृतिक प्रतिरूप अलग अलग विकसित होते हैं। जैसे मान लो, जैसे पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों में भौतिकवादी संस्कृति है। वहाँ अपनी आर्थिक विकास को कायम रखने के लिए लोग स्वेच्छा से परिवार नियोजन के कृत्रिम साधन उपयोग में लाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ठीक विपरीत जो एशिया के या पूर्वी देश हैं, ओरिएंटल जिनको हम कहते हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया, यहाँ पर ये माना जाता है कि संतान तो ईश्वर की देन है, और लोग सरकारी प्रोत्साहन होने के बावजूद परिवार नियोजन को अपनाने में कम रुचि रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्त्री पुरुष हैं वो परिवार नियोजन के जो कृत्रिम साधन के प्रयोग को धर्म विरुद्ध मानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानव भूगोल के तत्वों के विश्लेषण में मानवीय व्यवहार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जो है खास तौर पर भूगोल में जो व्यवहारिक उपागम का प्रयोग है वो 1963 में विलियम क्रिक एक महोदय थे जिन्होंने व्यवहारिक पर्यावरण पर के महत्व पर बहुत बल दिया। उसके बाद से अब तक जो है इसका उत्तरोत्तर व्यवहार परक जो विधा है इसका मानव भूगोल के अध्ययन में बहुत प्रयोग किया जाने लगा है, और इसी के आधार पर जो मानसिक मानचित्रण किया जाता है, या हम कह सकते हैं मानसिक प्रक्रिया का जो महत्व है वो अधिक बढ़ गया है। इस उपागम के अंतर्गत मानव भूगोल के जो सांस्कृतिक तथ्यों के अध्ययन में मानव और उसके पर्यावरण से प्रतिक्रिया और व्यक्ति की जो अनुभूति है मतलब परसेप्शन है से संबंध मानसिक प्रतिक्रिया के निर्धारण के लिए व्यवहारवाद की कल्पनाओं और विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। धन्यवाद।